नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। मैं आपके साथ शुभम राय। हाल ही में अतीक अहमद को प्रयागराज ले जाया गया उनकी पेशी के साथ साथ। इसके साथ साथ एक और खबर आ रही है कि उनके बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है सर आपको, ये जो एनकाउंटर हुआ है यूपी में, ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अपराध और आग जहाँ से शुरू होती है सबसे पहले वहीं जलाती है। ये उसका प्रकृति है। पानी ठंडा है तो वहाँ सबसे पहले ठंडा करेगा, गर्म है तो वहाँ गर्माहट देगा। लेकिन अपराध जहाँ से शुरू होता है सबसे पहले वहीं शुरू है। अतीक अहमद को ये जानना चाहिए, जब आपराधिक दुनिया में उन्होंने प्रवेश किया, जब आपराधिक दुनिया के बेताज बादशाह बनने की तरफ वो बढ़े, तब सोचना चाहिए था कि जब इसका अंत शुरू होगा तो उसमें उनका बेटा भी आ सकता है, वो भी आ सकते हैं, उनकी पत्नी भी आ सकती है, उनके परिवार के और लोग भी आ सकते हैं। ऐसा सोच के चलना चाहिए। अतीक अहमद तो खुद को ये बयान देते हुए नजर आए कि शेर का बेटा है, उनको पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, नहीं, पर शेर का बेटा कहना और ये सब कहना भी, मतलब रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। पुरानी कहावत है, रस्सी जल गई तो ऐंठ नहीं गई। लेकिन उन्हें ये भी समझ लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान के यशस्वी मुख्यमंत्री वो हैं जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद बने, कई बार सांसद बने, मठ के निकले हुए व्यक्ति, 1.5 मीटर कपड़ा लेके चलने वाला व्यक्ति इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा, उत्तर प्रदेश की आवाज़ को लेके पहुंचा, लेकिन एक दर्द को भी लेके पहुंचा। वो समय याद करिए जब उत्तर प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री और तत्कालीन लोकसभा सदस्य गोरखपुर लोकसभा स्पीकर के सामने फपक फपक कर रो पड़े थे। वो रोना था, वो क्या था? वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के प्रति लचर व्यवस्था थी, जिसके लिए एक सांसद लोकसभा में अपने स्पीकर के सामने रोया, फपक फपक कर रोया, दर्द के साथ रोया, दुख के साथ रोया। अन्य सांसदों ने उसको ढाढ़स बंधाया। वो समय भी था। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए KP मौर्य जो डिप्टी CM है, उन्होंने ये बात कही कि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, यहाँ माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, वो तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा विधानसभा में, पिछली विधानसभा में ही कहा, खुलेआम कहा कि हम माफिया, अपराधी और इनको मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिल रहे हैं लोग। तो ये जो न्याय व्यवस्था चल रही है आज के समय में यूपी में, आप मानते हैं कि सही चल रही है? नहीं, न्याय, देखिए, हर मुख्यमंत्री, मैं ये नहीं कहता, जो मुख्यमंत्री होता है अपने कार्यकाल में अपनी तरफ से अपने प्रयास यही करता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर अपने राज्य में सही रखे। ये उसकी अपनी क्षमता की बात है, उसमें किस में कितनी क्षमता है, उसमें बर्तन की बात है, किसी में कितनी क्षमता है, कोई कितना रोक सकता है, कोई कितना, कैपेसिटी अलग अलग होती है सबकी कैपेसिटी। तो अपनी अपनी कैपेसिटी के आधार पर काम करते हैं। और माननीय योगी जी मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, खुद उन कष्टों को झेला है, खुद उत्तर प्रदेश की जनता को भय से डरते हुए देखा है। भारतीय जनता पार्टी का नारा था, भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाएंगे। आपको याद होगा, कहा था भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाएंगे। सबसे पहला नारा का भय। भय मतलब किसमें? आम जनता का भय मिटाएंगे। हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम का भय मिटाएंगे। हर उस बेसहारा का भय मिटाएंगे जिसके साथ कोई सहारा नहीं है। हर उस महिला को भय हटाएंगे जिसका कोई सहारा नहीं है। और हर माफिया में, हर डॉन में, हर क्रिमिनल में, हर बदमाश में, हर गुंडे में, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो, चाहे वो कितने बड़े रसूखदार हो, चाहे उस पर 100 से अधिक केस हो, चाहे वो सांसद रहा हो, चाहे वो विधायक रहा हो, चाहे वो पार्टी का सर्वे सर्वा कभी रहा हो, फंड ऑर्गेनाइज करने वाला रहा हो, लेकिन अगर वो अपराधी है, अगर वो माफिया है, अगर वो गुंडा है, तो उसमें भी भय अंदर घुस के नाचेगा, कांपेगा। और दिख रहा है आज उत्तर प्रदेश में माफिया, डॉन, जितने गुंडे बदमाश हैं, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं, या फिर एनकाउंटर हो रहे हैं, या फिर जेल में अपने को अपने आप सरेंडर होके जा रहे हैं, तख्ती लटका के जा रहे हैं, मेरा एनकाउंटर मत करो, मुझे जेल में ले लो, मेरी बेल कैंसिल कर दो, मुझे कस्टडी में ले लो। ये है, होना चाहिए। यहाँ पे उमेश पाल की जो पत्नी है, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए ये कहा कि योगी के घर में देर है अंधेर नहीं। वो इस फैसले जो एनकाउंटर हुआ इससे काफ़ी खुश दिखाई दी। देखिए, एक साधारण व्यक्ति की
पुलिस कस्टडी में हत्या हो, पुलिस सुरक्षा में हत्या हो, वो प्रदेश के लिए सबसे गलत दिन होता है। हत्या तो एक की हो जाती है, क्रिमिनल एक की हत्या कर देता है, लेकिन वो हत्या कई रिश्तों की होती है। हत्या एक व्यक्ति की नहीं होती, वो कई रिश्ते उसके साथ मरते हैं, मरते हुए सिसकते हुए जीते हैं। तो ऐसे में जो हत्या है किसी कीमत पर कभी नहीं होनी चाहिए। और हत्या का जो चल रहा है प्रकरण उत्तर प्रदेश में, इस पर योगी जी निश्चित तौर पर लगाम लगाने में पूरी तरह सफल होते दिख रहे हैं, ऐसा प्रयास है। अभी पीछे स्वरा भास्कर जी की शादी थी, अभी पीछे उसका आयोजन था, दिल्ली में भी हुआ, बरेली में भी हुआ, मुझे भी आमंत्रित थे और बुलाया उन्होंने बड़े प्रेम से। मैं यहाँ नहीं पहुँच पाया था, आउट ऑफ सिटी था, तो मुझे बरेली जाने का अवसर मिला। वहाँ इस तरह के बहुत लोग मिले, इन सब के अतीक अहमद और इन सब के परिवार के कोई भतीजा कोई मिले। उन्होंने कहा आप तो क्रिमिनल लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और आपने तो बहुत जीवन देखा है और आपने बहुत बड़े बड़े केस लड़े हैं, अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, हमारा क्या होगा। अब मैंने कहा जाएं तो जाएं कहाँ, ऐसा विषय तो नहीं है। अगर आप मुख्य धारा में जुड़े, आप मुख्य धारा में जुड़िए। मुख्य धारा केवल कहने से नहीं कि आप कोर्ट में सरेंडर हो रहे हैं, पुलिस के सामने सरेंडर हो रहे हैं, इस टाइम को पास करना चाह रहे हैं, जिस टाइम को निकालना चाह रहे हैं। अगर दिल दिमाग जुबान से तीनों तरह से मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं तो योगी जी के दिल में जगह बन सकती है। लेकिन अगर आप समय पास करना चाहते हैं, केवल उसको करना चाहते हैं कि अभी बच जाऊं फिर शुरू हो जाऊंगा, तो साहब ये नहीं चलेगा। मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू नहीं चलेगा योगी जी की सरकार में। जी, इसके साथ साथ जहाँ पे हमें उमेश पाल की पत्नी खुश दिखाई दी, वहीं पे जब ये खबर अतीक अहमद को मिली तो वो फपक के रोते हुए दिखाई दिए। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, पिता तो पिता होता है, बेटा हमारी कल्चर है, चाहे मुस्लिम कल्चर हो चाहे हिंदू कल्चर हो। पिता के सामने बेटे की मौत होना और पिता के कंधों पर बेटे का जनाजा जाना दुखद है, बिल्कुल दुखद है। मैं इस बात से बिल्कुल तकल्लुफ नहीं रखता कि अलग चीज़ है, लेकिन पिता के लिए तो दुखद भरा दिन है बेटे की उसके सामने मौत होना। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं अपने बेटे की मौत के लिए, अपने बेटे के इनकाउंटर के लिए पिता ही जिम्मेदार है। क्योंकि मैंने बड़े बड़े राजस्थान में आनंद पाल प्रकरण आपने देखा, आनंद पाल की बेटी चीनू, डीडवाना अनुराधा चौधरी, लेडी डॉन, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठीरा, ये सब हमारे क्लाइंट रहे। इनके लिए हमने ट्रायल किया। अनुराधा चौधरी के लिए डीडवाना, बीकानेर, अजमेर, आनंद पाल सिंह के लिए कहाँ ट्रायल किया, उसके भाइयों और सब के लिए ये सब हुआ। लेकिन सारा रिजल्ट एक बता रहा हूँ, बड़े से बड़े अपराधियों का, बड़े से बड़े क्रिमिनल का एक रिजल्ट ये है, उनका कहना ये है कि साहब मैंने तो ये जिंदगी जी ली, मैं तो अब जिंदगी में, मैंने कई बार कहा, अनुराधा चौधरी से कहा, आनंद पाल सिंह से कहा कि क्या वापस नहीं आ सकते वापस, क्योंकि राजस्थान में अनुराधा चौधरी आनंद पाल का बड़ा क्रेज था और भी कई राज्यों में, हमने क्या वापस नहीं आ सकते? जैसे केस हमने बरी करा दिए, बेल हो गई, कई अब वापस आना मुश्किल है, अब नहीं वापस आ सकते। हम इतनी दूर आ गए हैं, हमने अपने इतने दुश्मन बना लिए हैं, हमारा इतना जीना दूभर हो गया है, हम शासन प्रशासन के इतने निशाने पे हैं, अब वापस नहीं आ सकते। लेकिन मैं ये चाहता हूँ मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटी इस रास्ते पे ना आए। और आनंद पाल की बेटी देखिए दुबई में रह रही है, दूसरी बेटी लीगल फर्टर्निटी में आ गई है। सोचिए, तो बदलना चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा, लेकिन मैं नहीं समझता अतीक अहमद ने क्या अपने जीवन में खोया, क्या पाया, जो अपने बेटों को भी उस आग में किनारे बैठाल दिया। तो जब आग जलेगी तो चिंगारी तो साहब आपके ऊपर ही गिरेंगी, कोई दूसरे पे थोड़ी गिरेंगी। ये जो योगी जी ने बयान दिया था कि जितने भी माफिया हैं हम उनको बोलेंगे कि या तो वो बदल जाएं वरना हमारे शिकंजे में आएंगे तो उनके साथ गलत होगा, तो ये बात आप मानते हैं कि योगी सरकार अपना काम अच्छे से कर पा रही है? तो कहा उन्होंने, सही कहा, मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं भी अपने क्लाइंट को सरेंडर कराता हूँ, अपने क्लाइंट को मुख्य धारा में लाने के लिए करता हूँ, प्रयास करता हूँ, बेल एप्लीकेशन में लिखता हूँ या सेल्फी में लिखता हूँ, फांसी के केसेस में सेल्फी में लिखता हूँ। आपने देखा अमरोहा में 7 लोगों की हत्या हुई थी, 7 लोगों की हत्या हुई थी, इसने शबनम सलीम बड़ा प्रकरण था, फांसी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने दी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने दी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति महोदय ने दी, सब ने दी, और हमने वो फांसी अंततः उत्तर प्रदेश के महामहिम गवर्नर साहब से बचवा ली, फांसी रुक गई, ठीक है। 7 लोगों की हत्या थी, शबनम सलीम दोषी थे, फांसी तो बच गई, रुक गई। लेकिन
इसके साथ साथ ये था कि जो शबनम और सलीम का एक बच्चा था, एक बेटा था ताज। शबनम सलीम तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहे हैं, लेकिन मैंने वही गवर्नर साहब से कहा कि इनकी इतनी ज़िंदगी तो बख्श दो जो अपने बेटे के ताज के निकाह में बैठ सकें। तो बच्चे के लिए, अपने बच्चे को अच्छा जीवन देने के लिए, अपने बच्चे को संस्कार देने के लिए लोग ऐसा करते हैं। और अतीक अहमद क्यों नहीं ऐसा कर पाया, जो अपने बेटे को भी उसमें झोंक दिया। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत दुखद भी है, बहुत दुखद है। जी, यहाँ पे सपा के कुछ नेता आरोप भी लगाते आ रहे हैं इस एनकाउंटर को लेके कि ये एनकाउंटर जानबूझ के किया गया है, पुलिस चाहती तो उनको पकड़ के हिरासत में भी ले सकती थी। अब वांटेड हो गए, इनाम घोषित हो गया, तो सपा के नेताओं को संपर्क करना चाहिए। तो हमारे से ही संपर्क कर लेते, हम सरेंडर करा देते, उन्हें यहाँ करा देते, दिल्ली में करा देते, मीडिया के सामने करा देते, ह्यूमन राइट कमीशन के सामने करा देते, उनकी ज़िंदगी बच जाती। वो आते तो मिलते तो, सपा वाले लोग घर में बैठे रहते हैं, बात करते हैं लोगों की। उनसे कहना ह्यूमन राइट कमीशन है, मानवाधिकार आयोग है, उन्हें जानकारी नहीं। जब भी किसी राज्य में पुलिस के द्वारा एनकाउंटर होता है, उसकी 24 घंटे के अंदर सूचना, रिपोर्ट और स्टेटस रिपोर्ट राज्य के मानवाधिकार आयोग और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो यहाँ दिल्ली में है, उसमें रिपोर्ट आती है और बाकायदा उस पर जांच होती है, पूरी तहकीकात होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है कि सही इनकाउंटर था या गलत। क्या ऐसी परिस्थितियां ही बन गई थी जिसमें इनकाउंटर होना पड़ता। अब कोई अपनी जान तो गंवा नहीं देगा। उधर से फायरिंग होने लगी तो इधर से फूल गुलदस्ते यहाँ के बगिया में तो नहीं आएगा पुलिस अधिकारी कि यहाँ से गुलदस्ता में लेके फूल लेके जाए कि लीजिए आप हम पे गोली चला रहे हैं, हम आपको माला पहनाएंगे। ऐसा तो नहीं साहब, गोली का जवाब तो गोली मिलेगी। तो ये निश्चित तौर पे होता है, इसलिए इसमें हुआ है और इसमें निश्चित तौर पर न्याय हुआ है, जस्टिस हुआ है। और ये मानवाधिकार आयोग अगर गलत हुआ है, अब मैं मान सकता हूँ पुलिस हो सकता है गलत कर दिया हो सकता है सपा वाले सही कह रहे हो सकता है सच्चाई हो, तो उसके लिए मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार उसमें जांच करेगा। अगर दोषी ऐसे पाए गए तो उनको दंड मिलेगा। जैसे दिल्ली में आपने देखा एसीपी प्रकरण हुआ, ये सब मामले कई हुए जिनमें दोषी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं जस्टिस मिलता है। आपने हाथरस प्रकरण देखा, मैंने लड़ा केस हाथरस का, पहले भी मैं कह रहा था झूठा है, बाद में सिद्ध हुआ, तीनों बरी हुए, झगड़ा पाएगा, ना मर्डर ना रेप ना गैंग रेप पाएगा। नहीं, सुशांत सिंह राजपूत वाला आपने देखा, जो सच्चाई थी वो चीज़ सामने आई। स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण देखा, शाहजहांपुर में कंप्यूटर बाबा का प्रकरण देखा आपने, मध्य प्रदेश में इंदौर में बेल हुई, झूठे पाए गए। संत रामपाल दास हरियाणा बरवाला का केस देखा आपने, 950 लोगों पे देशद्रोह लगा दिया गया, हमने बेल कराई, हमने बाहर कराए। तो सही न्याय होता है, कोर्ट भी न्याय करेगी। कोर्ट का भी अगर किसी को ग्रीवेंसेस है, अगर किसी को लगता है उनके साथ गलत हुआ है, तो कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं, डबल हाई कोर्ट जा सकते हैं, डबल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार उसमें और जो बुलाया जा रहा, साबरमती रखा गया कोर्ट के आदेश से, अब बुलाया जाता है कोर्ट के आदेश से। कोर्ट को तो चाहिए ना कि ये हो, अपराधी सामने हो, एक्यूज सामने हो। जो साबरमती से बार बार बुलाया जा रहा है, अतीक अहमद यहाँ पे एक बार सवाल मीडिया से बात करते हुए उठा रहे हैं कि मीडिया की वजह से वो सुरक्षित हैं, वरना इनको तो कब का निपटा दिया गया होता, मतलब मार दिया गया होता, इनका भी एनकाउंटर हो जाता। तो क्या कभी आपने जेल जाने से पहले 100 केस थे और वो जेल नहीं गए, कभी मीडिया को सम्मानित किया क्या? कोई एक प्रोग्राम बताएं जहां मीडिया को ऑनर किया हो। उन्होंने तो मीडिया से भी चौथ वसूली साहब। मुझसे मीडिया वाले कितने लोग कहते थे उस समय कि मैं अतीक अहमद से परेशान हूं, इनके गैंग से परेशान हूं, इनसे परेशान हूं। मीडिया वालों को भी नहीं बख्शा उन्होंने। आज मीडिया अगर उनकी जान बचा पा रही है तो कभी मीडिया के लिए उन्होंने दरिया दिल दिखाई, मीडिया के लिए कभी आगे आए, कभी अपने लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल में उन्होंने अपने कभी प्रश्नकाल में मीडिया की रक्षा के लिए, चौथे स्तंभ की मजबूती के लिए, मीडिया की निडरता, निर्भीकता, निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए कभी आवाज़ उठाई? नहीं उठाई।